Hello, my dear students. I hope you all are enjoying your online classes and doing your homework regularly on your notebooks. So, let us begin today with your another online class of subject science for class 8th. Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. Okay, I'm myself GK Sharma here and we are going to discuss an important topic of class 8, that is crop production and management. Yes, crop production. आप सब जानते हैं क्रॉप मतलब फसल, प्रोडक्शन मतलब उत्पाद करना एंड मैनेजमेंट मतलब उसका रख रखाव करना। तो यानी कि बेसिकली ये चैप्टर रिलेटेड है किसानों से। अब किसान क्रॉप को कैसे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा सकता है और उसको मैनेजमेंट करके कैसे रख सकता है, उस पर बेस ये पूरा चैप्टर है आपकी क्लास 8th में। और सेम ये वाला चैप्टर थोड़ा अपडेटेड होकर आएगा क्लास 9th में भी, तो इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। क्रॉप की बात करते हैं। सबसे पहले दो तरह की क्रॉप्स होते हैं, हम 5th क्लास से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एज यू कैन सी हियर, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन। जो क्रॉप्स किसान जो फसल को रेनी सीजन बारिश के सीजनों में बोता है वो खरीफ क्रॉप कहलाती हैं, ठीक है। ये जो होता है इसका मंथ होता है जून टू सितंबर, यानी जून महीना और सितंबर महीने के बीच में जो भी फसल जो है किसान उगाता है वो सब खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आती है। दूसरा है रबी क्रॉप्स, ठीक है। रबी क्रॉप्स वो होती हैं द क्रॉप विच सोन इन विंटर सीजन। जो विंटर यानी सर्दियाँ, ठंड के मौसम में जो क्रॉप्स जो फसल किसान अपने खेतों में लगाता है वो सब रबी क्रॉप की कैटेगरी में आती है। इसका जो अगर मंथ की बात करें तो ये है अक्टूबर टू मार्च, यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में हम रबी क्रॉप्स जो है किसान उसको उगाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का जो बेस है जिस पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है? देखो, किसान ऐसा कौन सा तकनीक अपनाएं जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, फसल ज़्यादा हो, उसको मुनाफा ज़्यादा हो। आप सब जानते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। तो फूड की डिमांड बढ़ रही है तो किसान को ज़्यादा फूड यानी कि ज़्यादा फसल उगाना पड़ रहा है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी कौन सी तकनीक किसान अपनाए जिससे कि वो अपने फसल में बढ़ोतरी कर सके और मुनाफा उसको भी ज़्यादा हो। तो ये सब जो तकनीक आती है ये सब आती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, खेती के ऐसे ऐसे प्रैक्टिस, ऐसे ऐसी चीज़ें खेतियों पे दोहराना, ऐसी ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी ऐसी तकनीक को यूज़ करना खेती में जिससे कि हमारी फसल अच्छी क्वालिटी की हो और जल्दी ग्रो करे, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सब जानते हैं सॉइल मतलब मिट्टी, प्रिपरेशन मतलब तैयार करना। जो मिट्टी होती है फसल के लिए जो खेतों में, तो वो मिट्टी को पहले तैयार करना पड़ता है। उस मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें जोताई करते हैं जिसको हम कहते हैं प्लगिंग, ठीक है। तो प्लगिंग करते हैं, इससे क्या होता है मिट्टी की जो अंदर की सतह है वो पोली हो जाती है। अब अगर कोई प्लांट ग्रो करेगा तो ग्रो करने के लिए उसको पानी चाहिए, पानी के साथ साथ हवा भी चाहिए। तो मिट्टी अगर सतह पूरी प्लेन होगी तो उसके अंदर हवा नहीं जा पाएगा मिट्टी के अंदर। तो उसके अंदर हवा जाए, मिट्टी के अंदर जो प्लांट है प्लांट के जड़ तक हवा पहुंचे, उसके लिए मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, उसको जोतना पड़ता है, उसको ऊपर के नीचे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना कि हम उसमें फसल को बो सकें। तो उसके लिए उसको जोताई करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, उसको पोला करते हैं जिसके अंदर उससे हवा जो है गैसेस का एक्सचेंज हो सके। सेकेंड है सोइंग। सोइंग मतलब बीज को बोना। तो जो बीज होते हैं, जैसे मान लो हम गेहूँ की खेती करना चाहते हैं किसान, तो वो गेहूँ की जो अच्छी क्वालिटी की बीज लेकर आएंगे और उसको ज़मीन में बोएंगे, वो सोइंग कैटेगरी में आती है, ठीक है।
सॉइल प्रिपेयर हो गया, सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद उसमें बीज डालना जरूरी है, और वो बीज जो आप लाएंगे, ठीक है, वो बीज की स्पेशल क्वालिटी की बीज होती है, वो दुकानों में मिलते हैं, ठीक है। वो बीज होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का। जितनी अच्छी क्वालिटी का बीज होगा उतना ज़्यादा फसल होगा और उतनी ही ज़्यादा उससे पैदावार होगी। उसके बाद आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो हमने सॉइल प्रिपेयर कर ली, उसमें बीज भी डाल दिया, अब उसमें मैन्योर या फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। अब ये मैन्योर फर्टिलाइज़र ये नया टर्म होगा आपके लिए, तो इसको समझेंगे क्या है। मैन्योर मतलब खाद, प्राकृतिक खाद, ठीक है। जैसे गाय के गोबर से, या जो पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं, वो पत्ते जब सड़ जाते हैं तो उनको खेतों में डाल दिया जाता है, तो इसको मैन्योर बोलते हैं। जो हम बोलते हैं प्राकृतिक खाद, जिसको हम कंपोस्ट करके घर पे भी बना सकते हैं। उसके बाद है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र है वो रासायनिक खाद है, आर्टिफिशियल, मैन मेड। उसको जो है वो फैक्ट्री से खरीद के लाना पड़ता है, ठीक है। वो दुकानों से खरीदते हैं, फैक्ट्री में बनता है ये खाद, ठीक है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। उसके बाद खेतों में हमें मैन्योर या फर्टिलाइज़र जो हमें सुइटेबल लगे वो हमें डालना है, जो अवेलेबिलिटी हो जो हमारे पास। अब उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास, इसी में है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में डिफरेंसेस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड 10th तक इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पे दे रहा हूँ। फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र जो है वो मैन मेड यानी इंसानों द्वारा बनाया गया, ऑर्गेनिक यानी कि जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलके चीज़ें बनती हैं उन्हें ऑर्गेनिक बोलते हैं, और सॉल्ट यानी कि उसमें जो केमिकल्स होते हैं। तो अल्टीमेटली फर्टिलाइज़र क्या है? वो मैन मेड यानी इंसानों द्वारा बनाया गया खाद है। वहीं हम बात कर ले मैन्योर की, तो मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस यानी प्राकृतिक पदार्थ हैं जो कैटल डंग यानी जो गाय भैंस बकरी ये सब होते हैं, इनके जो डंग यानी इनके जो मल निकलते हैं उनमें से तैयार किए जाते हैं। और एंड प्लांट रेसिड्यूज, प्लांट के जो रेसिड्यू अवशेष होते हैं, प्लांट के बचे हुए पार्ट्स होते हैं जो प्लांट मर जाते हैं, तो उसमें से हम जो मैन्योर बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट में आइए, फर्टिलाइजर इज अ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्री में प्रिपेयर की जाती है, फैक्ट्री में बनते हैं फर्टिलाइजर। जबकि जो मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, जो मैन्योर है उसे हम फील्ड यानी हमारे खेतों में ही बना सकते हैं। फर्टिलाइजर थर्ड नंबर, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइज़र है वो सॉइल में, मिट्टी में कोई ह्यूमस नहीं ऐड करते। अब ह्यूमस क्या है ये 6th क्लास में आ चुका है। मिट्टी में जो डेड एनिमल के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी के संग डेड एनिमल के पार्ट्स मिक्स होते हैं उसे हम ह्यूमस कहते हैं। जो काली मिट्टी में उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और रेतीली मिट्टी में कम होती है। थर्ड नंबर मैन्योर का, मैन्योर प्रोवाइड अ लोट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जो मैन्योर होता है जो सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस जो है प्रोवाइड कराता है। फोर्थ नंबर, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र जो फैक्ट्रियों में बनते हैं उसमें प्लांट में जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो उनमें से जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम होते हैं, वो ऐड किए जाते हैं पर्टिकुलर अमाउंट में फैक्ट्रीज में। जबकि जो मैन्योर है, मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच। मैन्योर जो है रिलेटिवली, वैसे रिच होता है बट रिलेटिवली फर्टिलाइज़र के रिलेशन में वो कम रिच होता है, उसमें कम मात्रा होती है किसकी? फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम की। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में डिफरेंसेस। अब आगे बात कर लेंगे हम मैन्योर फर्टिलाइजर में डिफरेंस हमने देख लिया है अभी। अब हम बात करेंगे इरिगेशन की। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन मतलब सिंचाई। अब आप सोचेंगे सिंचाई ये भी नया टर्म है, इसको डिस्क्राइब करेंगे। इरिगेशन मतलब अभी खेत में हमने क्या किया, सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, बीज डाल दिया, खाद भी उसमें ऐड कर दिया हमने। अब उसमें पानी डालना पड़ेगा क्योंकि
प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन तो हमने प्रोवाइड कराने के लिए सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, अब उसमें रूट्स में पानी भी चाहिए। तो खेतों में जो पानी हम देते हैं उसको हम इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इरिगेशन के दो तकनीक है, दो मेथड है। पहला है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड में देखिए मोट से, ढेकली से, चैन पंप से और राहत से जो पानी मुहैया कराई जाती थी पहले, जब मशीनों की खोज नहीं हुई थी तब खेतों में, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या है, स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, इनसे खेतों में पानी दिया जाता है। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है कि जो बड़े बड़े तार लगाए जाते हैं, पाइप लगाए जाते हैं खेतों में और उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और उसमें पानी हाई प्रेशर से प्रोवाइड किया जाता है। तो उससे क्या होता है, पानी के फुहारे गिरते हैं जो फसल के ऊपर, इससे पानी का वेस्टेज कम होता है और फसल को प्रॉपर अमाउंट में पानी मिलता रहता है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, पाइप लेते हैं, पाइप में छोटे छोटे छेद करके उसको प्लांट्स के रूट के पास छेद को एडजस्ट किया जाता है। जो पाइप में हमने होल किया है उसको रूट्स के पास एडजस्ट किया जाता है और उस रूट्स में बूंद बूंद करके पानी गिरती रहती है। ड्रिप का मतलब होता है बूंद, ठीक है, ड्रॉप का मतलब बूंद। तो बूंद बूंद करके पानी गिरती रहती है, इससे प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट में पानी भी मिलता है, पानी जो है एवापोरेट नहीं होता है और पानी का वेस्टेज नहीं होता है। ये दो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ठीक है। ये दो इरिगेशन के मेथड हैं, यानी इरिगेशन मतलब खेतों में पानी डालना। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। हमें पता है प्रोटेक्ट मतलब बचाना, फ्रॉम मतलब से, वीड्स। अब ये वीड्स क्या है, वीड्स आप ये भी 6th क्लास में आ चुका है। वीड्स वो होते हैं जो अननेसेसरी प्लांट्स, हमें जो क्रॉप है, क्रॉप के आजू बाजू जो अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो होते हैं उसको हम वीड्स बोलते हैं, ठीक है। इन वीड्स को हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। किसान इन वीड्स को निकालता है तब वो प्लांट ग्रो करता है। अब देखिए वीड्स निकालना क्यों ज़रूरी है, हमने खेतों में जो फर्टिलाइज़र या जो भी मैन्योर या जो न्यूट्रिशन हमने प्रोवाइड कराया है, तो जो वीड्स या अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं जैसे घास वगैरह होती है तो प्लांट्स के साइड से उग जाती है। इससे प्रॉब्लम ये होती है, हमें सपोज करो गेहूं का हमने प्लांट लगाया तो गेहूं के प्लांट के आसपास जो घास उगेगी तो जो न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में गेहूं के प्लांट को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाएंगे, वो जाकर वो वीड्स जो घास है उस न्यूट्रिशन को ले लेगा। जो होते हैं वो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं जो खेतों में फसल के आसपास उग जाते हैं। इनको मैन्युअली निकालना पड़ता है, किसान इसको मैन्युअली निकालता है या फिर वेडिसाइड्स के द्वारा इसको स्प्रे करके उसको रिमूव करता है। इससे क्या होता है, वेडिसाइड में सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो स्प्रे करने से जो घास और अननेसेसरी जो प्लांट्स होते हैं वो जो है नष्ट हो जाते हैं और हमारा क्रॉप प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद है जो हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जो फसल तो फसल में हम तैयार हो गई, अननेसेसरी जो वीड्स होते हैं उसको भी निकाल लिया, अब फसल हमारी पूरी कटने लायक हो गई, तैयार हो गई। तो फसल को जो काटने का जो प्रोसेस है उसे हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फसल को काटने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होते हैं, ठीक है, मशीन यूज़ होते हैं, उससे फसल कटाई होती है। अब फसल कटने के बाद एक प्रोसेस होता है विनोइंग। प्रीवियस क्लासेस में हम विनोइंग पढ़ चुके थे। मुझे कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट्स कि विनोइंग क्या होता है, मुझे जानना है कि आपको याद है या नहीं है। तो ये आपका होमवर्क के साथ ही अटैच्ड है, इसमें आप लिखेंगे विनोइंग क्या होता है। तो विनोइंग होती है उस प्रोसेस में। विनोइंग के बाद जो सीड हमारा निकलता है, या गेहूं का हो गया, चावल का हो गया, दाल का हो गया, उसको अब बारी आती है स्टोरेज की। स्टोरेज मतलब उसको संभाल के रखना। उसको देखिए किसान बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फील्ड में उसको ग्रो करता है क्रॉप्स को। तो इतने सारी जो ग्रो कर लेता है फसल और इतने सारे जो हमारा ग्रेन
जो वो इकट्ठा करता है उसको कहीं स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तुरंत वो मंडी में नहीं ले जा सकता, एक एक बोरी करके भी नहीं ले जाता, उसको कहीं प्रॉपर स्पेस में उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद एक साथ उसको मंडी में ले जाता है या जहाँ पर उसको सेल करना होता है ले जाता है। तो उसको स्टोरेज करना ज़रूरी होता है। तो स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज इसलिए दिया हुआ है यहाँ पर प्रैक्टिसेस में। स्टोरेज करेगा तो स्टोरेज की जगह ड्राई होनी चाहिए, सूखी हुई, उसमें जो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर होगा तो उसमें नमी के कारण सूक्ष्म बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो ओवर करते हैं और हमारे जो ग्रेन्स होती हैं उसको नुकसान हो सकता है। दूसरा, जिस जगह आप स्टोर करेंगे वो जगह जो पेस्टिसाइड्स की हुई होनी चाहिए, यानी कीटनाशक का प्रयोग किया हुआ वो जो भी जगह है जहां आप उसको सेव कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं ग्रेन को, वो जगह पेस्टिसाइड प्रूफ होनी चाहिए और सूखी हुई होनी चाहिए। ठीक है। और जो स्टोरेज की हुई जो हमने ग्रेन रखी है उसे हमें चूहों से भी बचाना है, तो ये भी स्टोरेज में ही आता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में ही आते हैं। ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं आई होप। और फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे, और आपका होमवर्क